नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 की खास पेशकश कंपनी नामा। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा एक ऐसा वीकली शो है जो आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी हर बड़ी खबर के साथ साथ पूरे हफ्ते की विवादों से जुड़ी खबरों से भी अपडेट करवाता है। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको कॉर्पोरेट जगत की बड़ी सुर्खियों से रूबरू करवाते हैं। पहली खबर का रुख कर लेते हैं। मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी वेदांता ने 20 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए पीएम मोदी की होम स्टेट यानी गुजरात का चयन कर लिया है। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ जेवी में लगाए जाने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने क्षमता विस्तार खर्च और सस्ती बिजली जैसी सब्सिडीज के लिए गुजरात सरकार से मंजूरी भी ले ली है। इस साल फरवरी में चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉक्सकॉन के साथ करार किया गया था, जिसके बारे में हमने आपको कंपनी नामा के 9वें एपिसोड में जानकारी भी दी थी। वेदांता ने कहा कि इस प्लांट से 2 साल में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है और अगले 4 से 5 साल में यह प्रोजेक्ट मुनाफे में आने की भी उम्मीद है, यानी कि यह प्रोजेक्ट ब्रेक इवन हो जाएगा। 14 सितंबर को वेदांता का शेयर करीब 10% की शानदार मजबूती के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, टाटा समूह की एफएमसीजी कंपनी टाटा कंज्यूमर को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें आई हैं। पहला, इस कंपनी ने बिस्लेरी इंटरनेशनल में हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। अभी यह बातचीत केवल शुरुआती दौर में है और दोनों कंपनियों के बीच डील होगी या नहीं यह कहना मुश्किल है, पर आपको बता दें कि कंपनी हिमालयन ब्रांड के तहत टाटा कॉपर प्लस वाटर और टाटा ग्लूको प्लस के नाम से पैकेज मिनरल वाटर बेचती है। इसके अलावा कंपनी ने गो फिट ब्रांड के तहत महिलाओं के लिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर लॉन्च किया है। इस लॉन्च से कंपनी ने हेल्थ सप्लीमेंट्स सेगमेंट में एंट्री ले ली है। 13 सितंबर को टाटा कंज्यूमर का शेयर करीब 3% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। अगली खबर, अदानी समूह की लग्जरी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी से जुड़ी सब्सिडरी अदानी रियल्टी की मुंबई की रियल एस्टेट कंपनी डीबी रियल्टी के साथ मर्जर के लिए बातचीत चल रही है। अगर यह मर्जर हुआ तो रियल एस्टेट सेक्टर में यह सबसे बड़ी डील्स में से एक होगी और इससे अदानी रियल्टी की शेयर बाजार में लिस्टिंग हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मर्जर के बाद डीबी रियल्टी का नाम बदलकर अदानी रियल्टी हो जाएगा। 12 सितंबर को डीबी रियल्टी का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर जाकर बंद हुआ था। साथ ही अदानी समूह की एक और कंपनी अदानी ट्रांसमिशन ने पावर टीएनडी के साथ साथ पावर सप्लाई और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज कारोबार के लिए एक सब्सिडरी कंपनी अदानी इलेक्ट्रिसिटी जेवर लिमिटेड का गठन किया है। 14 सितंबर को अदानी ट्रांसमिशन का शेयर करीब 2% गिरकर बंद हुआ था। चौथी खबर, कोटक महिंद्रा बैंक की ब्रोकिंग इकाई कोटक सिक्योरिटीज ने बेंगलुरु के स्टार्टअप फंड एक्सपर्ट फिनटेक के सारे एसेट्स को खरीदने की घोषणा की है। इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स यानी आईएफए और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए यह डिजिटल मल्टी एसेट वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। 2300 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स फंड एक्सपर्ट फिनटेक के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल 15,000 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को मैनेज करने के लिए करते हैं। यह अधिग्रहण कोटक ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार के विस्तार की रणनीति के तहत किया गया है। 12 सितंबर को कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ था। 5वीं खबर का रुख कर लेते हैं। देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन बनाने की मंशा के साथ किए जा रहे पीवीआर और आइनॉक्स के मर्जर के लिए 11 अक्टूबर को शेयरधारकों और क्रेडिटर्स यानी कर्जदाताओं की मंजूरी लेने के लिए बैठक बुलाई गई है। दोनों कंपनियों के मर्जर को नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी एनसीएलटी की मुंबई बेंच से मंजूरी के बाद ये अहम बैठक बुलाई गई है। 22 मार्च 2022 में दोनों कंपनियों ने मर्जर की घोषणा की थी, जिसका जून में स्टॉक एक्सचेंजेस से मंजूरी मिल गई थी। एनसीएलटी और अन्य अथॉरिटीज से मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंजों की मंजूरी बेहद अहम होती है। 12 सितंबर को पीवीआर का शेयर 3.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। छठी खबर का रुख करते हैं। अदानी समूह के एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स के लिए ओपन ऑफर को निवेशकों से ठंडा रिस्पांस मिला है। निवेशकों ने एसीसी की करीब 8.25% और अंबुजा सीमेंट की केवल करीब 1.5% के आसपास की हिस्सेदारी ही टेंडर की है। आपको बता दें कि अदानी समूह ने मई में एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स के 26% हिस्से के लिए ओपन ऑफर लॉन्च किया था, जिस पर 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च होना अनुमानित था। यह ओपन ऑफर 26 अगस्त को खुला था और 9 सितंबर यानी पिछले हफ्ते शुक्रवार को बंद हुआ था। एसीसी के लिए 2,300 रुपए और अंबुजा सीमेंट के लिए 385 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ओपन ऑफर आया था, जो मौजूदा भाव से नीचे होने के कारण निवेशकों ने इसमें भाग ना लेना बेहतर समझा। दूसरी तरफ अदानी ग्रुप एसीसी और अंबुजा के बोर्ड में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। इसमें दोनों कंपनियों के लंबे समय से मौजूद बोर्ड मेंबर्स इस्तीफा देंगे और अदानी समूह के प्रतिनिधियों की बोर्ड में एंट्री होगी। 12 सितंबर को अंबुजा का शेयर करीब 4.5% और एसीसी का शेयर 6% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ था। 7वीं खबर,
देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी रिलायंस पेट्रोलियम रिटेल ने शुभलक्ष्मी पॉलिएस्टर्स यानी एसपीएल और शुभलक्ष्मी पॉलिटेक्स यानी एसपीटेक्स को कुल 1592 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। एसपीएल को 1522 करोड़ रुपए और एसपीटेक्स को 70 करोड़ रुपए की कैश डील के जरिए खरीदा गया है। इस डील के लिए कंपनी को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई व एसपीएल और एसपीटेक्स के लेंडर से मंजूरी लेनी होगी। यह अधिग्रहण कंपनी के डाउनस्ट्रीम पॉलिएस्टर बिजनेस के विस्तार की रणनीति के तहत किया गया है। हाल में कंपनी दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही जेबीएफ इंडस्ट्रीज की पेटकेम इकाई को खरीदने की दौड़ से बाहर हो गई थी। 12 सितंबर को आरआईएल का शेयर 1% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ था। आठवीं खबर का रुख करते हैं। देश की दिग्गज एफएमसीजी कंपनियों में से एक आईटीसी अपने होटल कारोबार के डीमर्जर के लिए सभी तरह के विकल्पों पर विचार कर रही है। कंपनी के डिविजनल सीईओ अनिल चड्डा ने एक इंटरव्यू में यह जानकारी साझा की है। उन्होंने यह भी कहा कि आईटीसी होटल्स का विदेश में विस्तार करने पर आकलन जारी है, जिसमें मध्य पूर्व के मार्केट्स पर विचार किया जा रहा है। अगले 2 साल में कंपनी की 20 नई प्रॉपर्टीज लॉन्च करने की भी योजना है। 12 सितंबर को आईटीसी का शेयर मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ था, पर इस हफ्ते शेयर ने 5 साल के उच्चतम स्तर को छुआ है। 9वीं खबर, दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में बजट कट्स यानी खर्चों में कमी का असर भारतीय आईटी कंपनियों पर भी साफ दिखने लगा है। देश की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी एचसीएल टेक ने ग्लोबल स्तर पर अपने 350 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार निकाले गए सभी कर्मचारी कंपनी के ग्राहक माइक्रोसॉफ्ट के न्यूज से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे। इनमें इंडिया, ग्वाटेमाला, फिलीपींस समेत अन्य देशों के कर्मचारी भी शामिल थे। निकाले गए सभी कर्मचारियों को अलगाव वेतन यानी सेवरेंस पे की पेशकश की जाएगी। 13 सितंबर को एचसीएल टेक का शेयर मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ था। 10वीं खबर, ई कॉमर्स जायंट अमेजॉन इंडिया ने वित्त वर्ष 2022 में अपने घाटे में 17% की कमी की घोषणा की है। इस दौरान कंपनी की आय में 30% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी का कारोबार 5 यूनिट्स में फैला है, जिसमें मार्केटप्लेस, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेट, डेटा और पेमेंट्स शामिल है। अमेजॉन डेटा सर्विसेज एकमात्र ऐसी इकाई है जिसने स्टैंडअलोन आधार पर करीब 327 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है और 3,567 करोड़ रुपए की आय दर्ज की है। पिछले साल की समान अवधि में इस इकाई को करीब 149 करोड़ रुपए का मुनाफा और 2,553 करोड़ रुपए की आय हुई थी। साथ ही कंपनी के मार्केट प्लेस सेगमेंट का घाटा 4,748 करोड़ रुपए से घटकर 3,649 करोड़ रुपए रह गया है। 11वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई का मार्केट कैप इस हफ्ते पहली बार 5 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया है। 14 सितंबर को भारतीय स्टेट बैंक के शेयर ने 574 रुपए 75 पैसे का ऑल टाइम हाई स्तर छुआ था, जिससे बैंक का कुल मार्केट कैप 5,10,000 करोड़ रुपए हो गया था। आपको बता दें कि एसबीआई देश का तीसरा बैंक है जिसका मार्केट कैप 5 लाख करोड़ रुपए के पार हुआ है। इससे पहले इस क्लब में देश के 2 दिग्गज निजी बैंक जिसमें एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक शामिल हो चुके हैं। 14 सितंबर को एसबीआई का शेयर करीब 2.5% चढ़कर बंद हुआ था, पर 15 सितंबर को शेयर में हल्की कमजोरी देखने को मिली थी। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ। इस खास सेगमेंट में हम कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों पर फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। इन खबरों का शेयरों की कीमतों पर सीधा असर होता है, जिससे आपका फायदा या नुकसान जुड़ा हुआ है। तो आइए ऐसी कुछ खबरों पर नजर डाल लेते हैं और पहली खबर का रुख करते हैं। अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस इंफ्रा ने अदानी ट्रांसमिशन के खिलाफ 13,400 करोड़ रुपए के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का दावा पेश किया है। यह दावा मुंबई सेंटर फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के सामने पेश किया गया है। रिलायंस इंफ्रा का कहना है कि अदानी ट्रांसमिशन ने दिसंबर 2017 में दोनों कंपनियों में हुए करार की शर्तों का उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि रिलायंस इंफ्रा ने अदानी ट्रांसमिशन को अपने मुंबई पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार को बेचने के लिए 18,800 करोड़ रुपए की डील की थी। इस मामले पर अदानी समूह ने सफाई जारी कर कहा है कि रिलायंस इंफ्रा ने दिसंबर 2021 में केवल 500 करोड़ रुपए का आर्बिट्रेशन दावा दाखिल किया था। 12 सितंबर को रिलायंस इंफ्रा का शेयर 7% से ज्यादा की बढ़त और अदानी ट्रांसमिशन का शेयर 1.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही रिलायंस कैपिटल के लिए बोली लगाने के इच्छुक निवेशकों ने रेजोल्यूशन प्लान के तहत बोलियां जमा करने के लिए डेडलाइन को 4 महीने बढ़ाने की मांग की है। आपको बता दें कि यूएस बेस्ड एसेट मैनेजमेंट फंड एडवेंट ने 16 हफ्ते और पिरामल फाइनेंस ने 12 हफ्तों के अतिरिक्त समय की मांग की है। इस कंपनी के लिए 75 करोड़ की शुरुआती रकम और बोलियां जमा करने की आखिरी तारीख 29 सितंबर है। इसी तरह इंडसइंड बैंक ने 10 हफ्ते, ओक ट्री ने 12 हफ्ते और ज़ुरिक ने 8 हफ्ते विस्तार की गुजारिश की है। माना जा रहा है कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी सीओसी की अगले हफ्ते इस मांग पर विचार करने के लिए बैठक होगी। 12 सितंबर को रिलायंस कैपिटल का शेयर 5% के निचले सर्किट पर बंद हुआ था। तीसरी खबर,
जेट एयरवेज को दोबारा लॉन्च करने की योजना में एक बार फिर देरी हो सकती है। दरअसल ये कंपनी लगातार सीरियस ऑपरेशनल चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनका कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि सितंबर तक इस कंपनी के दोबारा उड़ान भरने की डेडलाइन पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं और संदेह जताया जा रहा है। मई 2022 में इस कंपनी को एविएशन रेगुलेटर DGCA से कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने के लिए अनिवार्य एयर ऑपरेटर परमिट यानी AOP मिला था, पर अभी तक इस कंपनी ने अपनी फ्लीट को फाइनलाइज नहीं किया है, जिससे डेडलाइन मिस होने की आशंका जताई जा रही है। 13 सितंबर को जेट एयरवेज का शेयर करीब 1% गिरकर बंद हुआ था। चौथी खबर की ओर बढ़ते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने PC ज्वेलर मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। सेबी ने PC ज्वेलर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की मांग करते हुए ये याचिका दाखिल की है। इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 में अपने आदेश में सेबी के फैसले को खारिज कर दिया था। इस मामले में सेबी ने अपने फैसले में कहा था कि अगर प्रमोटर के परिवार के सदस्यों का रेजिडेंशियल एड्रेस एक ही है तो भले ही उनमें आपस में ना बनती हो, पर इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों के तहत उन्हें कनेक्टेड पर्सन माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के इस फैसले पर रोक लगा दी है। इससे सेबी परेशान है क्योंकि इसे एक लूप होल की तरह इस्तेमाल किए जाने का डर है। 13 सितंबर को PC ज्वेलर का शेयर 5% के निचले सर्किट पर बंद हुआ था। पांचवी खबर की ओर बढ़ते हैं। कर्ज के तले दबी फ्यूचर ग्रुप की कंपनी फ्यूचर एंटरप्राइजेस के लेंडर्स ने JC काबरा एंड एसोसिएट्स की कंपनी के फॉरेंसिक ऑडिटर के तौर पर नियुक्ति की है। ये नियुक्ति वित्त मंत्रालय के 50 करोड़ से ज्यादा के NPA खातों के ऑडिट के मैंडेट के तहत की गई है। इस ऑडिट के तहत इस बात का आकलन होगा कि बैंकों के भुगतान में डिफॉल्ट के पीछे कोई घपला तो नहीं हुआ है। आपको बता दें कि फ्यूचर एंटरप्राइजेस ने 6,700 करोड़ रुपए के लोन के भुगतान पर डिफॉल्ट किया है। 9 जुलाई को कंपनी ने अपने लेंडर्स को कोर्ट के बाहर कर्ज रिस्ट्रक्चरिंग के सेटलमेंट का प्रस्ताव दिया था, पर कंपनी के 2 ट्रेड क्रेडिटर्स ने कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी दी थी। हालांकि इस अर्जी पर NCLT ने अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है। 13 सितंबर को फ्यूचर लाइफस्टाइल का शेयर करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। छठी खबर, देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने बजाज हिंदुस्तान शुगर के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की मांग शुरू करते हुए NCLT का दरवाजा खटखटाया है। SBI ने NCLT को बताया कि बजाज हिंदुस्तान 5,000 करोड़ रुपए की लोन रिस्ट्रक्चरिंग करार का अनुपालन नहीं कर रही है, जिस वजह से दिवालिया कार्रवाई की मांग की गई है। SBI के वकील ने कहा कि बजाज हिंदुस्तान ने 3 मार्च 2022 को 1,052 करोड़ रुपए के कर्ज के भुगतान पर डिफॉल्ट किया था। NCLT की इलाहाबाद बेंच ने SBI की अर्जी को दाखिल नहीं किया था और अब इस मामले पर अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। 15 सितंबर को बजाज हिंदुस्तान शुगर का शेयर की खबर आने के बाद करीब 0.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। सातवीं खबर, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो में पिछले हफ्ते हुई ब्लॉक डील से संस्थागत फंड मैनेजर्स को काफी निराशा हाथ लगी है। दरअसल कंपनी के को-फाउंडर राकेश गंगवाल के परिवार और ट्रस्ट ने पिछले हफ्ते हुई ब्लॉक डील में कंपनी में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेची थी, पर इस डील के लिए बैंकर्स की ओर से नियुक्त संस्थागत निवेशकों को कंपनी का एक भी शेयर नहीं मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लॉक डील का प्राइस बीते दिन की क्लोजिंग से करीब 4.25% डिस्काउंट पर था और सेबी के नियमों के मुताबिक ब्लॉक डील का प्राइस 1% से ज्यादा के डिस्काउंट या प्रीमियम पर होने पर सारे ऑर्डर्स मेन मार्केट स्क्रीन से होकर गुजरेंगे। इससे असंबंधित या बाहरी निवेशक भी सौदे लगा सकते हैं और नियुक्त हुए निवेशकों को एज आउट या विफल कर देते हैं। 13 सितंबर को इंडिगो का शेयर मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ था। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और ऑन द रडार की बड़ी खबरें। आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप जगत की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड्स की ओर से स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न में किए जाने वाले निवेश से जुड़े वैल्यूएशन के तरीके को लेकर जानकारी साझा करने की मांग की है। किसी भी कंपनी के आर्टिफिशियली बढ़ाए चढ़ाए वैल्यूएशन पर फंड मैनेजर को मौजूदा और नए निवेशकों को गुमराह कर उनसे अधिक रकम जुटाने में मदद मिलती है जब कोई स्टार्टअप अगले राउंड में पूंजी जुटाता है। तो यही कारण है कि निवेशकों की शिकायतों और कुछ यूनिकॉर्न्स में अपारदर्शी अकाउंटिंग के कारण सेबी ने कई सारे फंड्स को वैल्यूएशन प्रैक्टिस का खुलासा करने और वैल्यूअर की क्वालिफिकेशन समेत कई जानकारियां साझा करने के लिए कहा है। दूसरी खबर, 17 महीनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार देश के सबसे मूल्यवान एडटेक स्टार्टअप बायजूस ने 14 सितंबर को वित्त वर्ष 2021 के लिए अपने नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी के नतीजों में कई गहरे लाल निशान हैं। वित्त वर्ष 2021 के दौरान बायजूस की आय 2,428 करोड़ रुपए रही है, जो कि पिछले साल से करीब 1% कम है। वित्त वर्ष 2020 में बायजूस की आय 2,511 करोड़ रुपए रही थी। आय में तो केवल 1% की ही कमी हुई, पर इस दौरान घाटा 20 गुना बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2021 में कंपनी को
4,589 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष 2020 में कुल 232 करोड़ रुपए ही था। एपिसोड नंबर 37 में हमने आपको बताया था कि बायजूस वित्त वर्ष 2021 और 22 के नतीजे 6 सितंबर को घोषित कर सकता है, पर नतीजों में देरी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए ने कंपनी को नोटिस भी जारी किया था। कंपनी ने इस देरी के पीछे कई सारी कंपनियों के अधिग्रहण के चलते नतीजों के कंसोलिडेशन में लगने वाले समय को कारण बताया है। तीसरी खबर भी एक एडटेक स्टार्टअप से जुड़ी है, ये लीडो लर्निंग से जुड़ी है। दरअसल लीडो लर्निंग ने बैंक्रप्सी से जुड़ी अर्जी दाखिल की है, यानी कि खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। नकदी की दिक्कतों से जूझ रहे स्टार्टअप को अपने टीचर्स और पूर्व कर्मचारियों का भुगतान करने में दिक्कतें हो रही हैं। यही कारण है कि कंपनी ने एनसीएलटी की मुंबई बेंच के पास ये अर्जी दाखिल की है। आपको बता दें कि लीडो लर्निंग में पेटीएम के विजय शेखर शर्मा, अपग्रेड के रॉनी स्क्रूवाला और शादी.com के अनुपम मित्तल जैसे दिग्गज निवेशकों का पैसा लगा हुआ था। खुद को दिवालिया घोषित करने वाला ये दूसरा स्टार्टअप है। इससे पहले पिछले महीने शॉपेक्स ने भी खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था, जिसकी जानकारी हमने आपको एपिसोड नंबर 36 में दी थी। चौथी खबर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप यूलो बाइक्स ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में 8.2 करोड़ डॉलर की रकम जुटा ली है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व यूएस की मोबिलिटी टेक्नोलॉजी कंपनी मैग्ना इंटरनेशनल ने किया और इसमें मौजूदा निवेशक बजाज ऑटो ने भी अपना हिस्सा लिया। यूलो की इस रकम को अपने प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी इनोवेशन को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करने की योजना है। इसके अलावा अगले 12 महीने में कंपनी की अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या बढ़ाकर 1 लाख और बैटरी चार्जिंग व स्वैपिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाकर 500 से ज्यादा करने की योजना है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक बाइक्स के जरिए यूलो यात्रियों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी की सुविधा मुहैया करवाती है। पांचवी खबर, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरएक्स के बैंक खातों को अनफ्रीज कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि वजीरएक्स अब पहले की तरह अपने बैंकिंग ऑपरेशंस को सामान्य रूप से कर सकेगी। वजीरएक्स ने बताया कि कंपनी ने सारी जानकारी और कंपनी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाली आरोपी कंपनियों के सभी दस्तावेज ईडी के साथ साझा किए हैं। वजीरएक्स ने यह भी बताया कि जांच के दायरे वाली फिनटेक कंपनियों और इंस्टेंट लोन ऐप्स के साथ कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि ईडी 16 फिनटेक कंपनियों और इंस्टेंट लोन ऐप्स की जांच कर रहा है। छठी खबर, डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी D2C यूनिकॉर्न मेंसा ब्रांड्स ने पीनट बटर ब्रांड माई फिटनेस का अधिग्रहण कर लिया है। इस अधिग्रहण के जरिए मेंसा ब्रांड्स ने हेल्थ फूड कारोबार में एंट्री ले ली है। माई फिटनेस के प्रोडक्ट लाइनअप में फ्लेवर्ड पीनट बटर, क्रिस्पी पीनट बटर और हाई प्रोटीन बार्स शामिल हैं। दोनों कंपनियों ने इस डील की रकम का खुलासा तो नहीं किया, पर आपको बता दें कि मेंसा ब्रांड्स की ओर से ये 22वां अधिग्रहण है। इस डील से मेंसा को नई कैटेगरीज के लॉन्च, D2C कारोबार और ग्लोबल मार्केट्स में विस्तार के लिए मदद मिलेगी। सातवीं खबर का रुख करते हैं। मुंबई के D2C स्टार्टअप बीको इंडिया ने सीरीज ए फंडिंग राउंड में 30 लाख डॉलर की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व रुकम कैपिटल ने किया। इसके अलावा इस राउंड में प्रियव्रता मफतलाल, बेटर कैपिटल, प्रशांत पिटी और टाइटन कैपिटल ने भी भाग लिया था। बीको इंडिया इस रकम का इस्तेमाल प्रोडक्ट इनोवेशन, मार्केटिंग और सप्लाई चेन फंक्शन को बढ़ाने के साथ साथ सभी सेगमेंट्स में नए कर्मचारियों को भर्ती करने पर करेगी। आठवीं खबर, फ्रैक्शनल ऑनरशिप या प्रॉपटेक स्टार्टअप एचबिट्स ने स्ट्रेटेजिक फंडिंग राउंड में 25 लाख डॉलर या 20 करोड़ रुपए की राशि हासिल की है। इस फंडिंग राउंड में आईएफएल के चेयरमैन निर्मल जैन, इनक्रेड कैपिटल, जंगल वेंचर्स के पूर्व अधिकारी जयेश परेख के अलावा नोमुरा के सीनियर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव अवधेश कृष्णा ने भी हिस्सा लिया। इस रकम का इस्तेमाल कारोबार के विस्तार, नए ग्राहकों को जोड़ने और नए एसेट्स की खरीद पर होगा। एचबिट्स का अपने प्लेटफॉर्म पर 30,000 निवेशक होने का दावा है और ट्रांजैक्शन को आसान बनाने के लिए ब्लॉकचेन को डिप्लॉय करने की योजना है। अगली खबर, D2C हेल्दी फूड्स ब्रांड्स अन्वेषण ने प्री सीरीज ए राउंड के जरिए 20 लाख डॉलर का निवेश हासिल किया है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व DSG कंज्यूमर पार्टनर्स, फोर्स वेंचर्स और वी फाउंडर सर्कल ने किया। अन्वेषण इस रकम का इस्तेमाल नए कर्मचारियों की भर्ती, ऑपरेशनल प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज करने और नए वेब मौजूदा प्रोजेक्ट्स के R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर करेगा। साथ ही मुंबई, दिल्ली NCR और बेंगलुरु के प्रीमियम रिटेल स्टोर्स तक कारोबार के विस्तार की भी इस कंपनी की योजना है। 10वीं खबर, ऑनलाइन फार्मेसी स्टार्टअप टाटा 1mg ने देश के 107वें यूनिकॉर्न स्टार्टअप का दर्जा हासिल कर लिया है। दरअसल टाटा 1mg ने ताजा फंडिंग राउंड में करीब 4 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड के बाद टाटा mg का वैल्यूएशन बढ़कर 1.09 अरब डॉलर हो गया है। 1 अरब डॉलर या ज्यादा का वैल्यूएशन हासिल करने वाले स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व टाटा डिजिटल ने किया, पर इसमें KWE और HBM हेल्थ केयर ने भी हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि टाटा mg
यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाला टाटा डिजिटल का तीसरा स्टार्टअप है। इससे पहले बिग बास्केट और क्योरफिट भी यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर चुके हैं। चलिए, तो ये थी पूरे हफ्ते की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। उम्मीद है आपको कंपनीनामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा, अपना फीडबैक और अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम इस शो को और बेहतर बना सकें। चलिए, तो अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।